डीके इलेक्ट्रीशियन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन सीरीज दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसको सदैव लोड पर चलाया जा सकता है, या ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जिसे हम लोड से कनेक्ट करके चलाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ए है शंट जनरेटर, बी है सीरीज जनरेटर, सी है कंपाउंड जनरेटर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर। इसके अलावा जो हमारा शंट जनरेटर होता है इसे हम लोड से कनेक्ट करके नहीं चलाते, क्योंकि अगर हम शंट जनरेटर को लोड से कनेक्ट करते हैं तो ऐसी दशा में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो लोड की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण हमारी फील्ड वाइंडिंग को फुल इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पाती और जो हमारा शंट जनरेटर होता है वो ऑन नहीं हो पाता। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किस धातु की बनी होती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी नर्म लोहा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी लोहा। तो चलो जल्दी से टाइप करके बता दो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील। दोस्तों, जो हमारी ट्रांसफार्मर कोर होती हैं वो सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो सके और हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके ऑप्शन ए है सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑप्शन डी फैराडे के नियम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों, इसी को अन्योन प्रेरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम किसी एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित कराते हैं तो दूसरी वाइंडिंग में स्वतः ही धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे हम अन्योन प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग खालिस्तान में व्यक्त की जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इसके ऑप्शन है किलोवाट में, ऑप्शन बी किलोवाट एम्पियर में, ऑप्शन सी वाट में और ऑप्शन डी किलो वोल्ट एम्पियर में। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर टाइप करके बता दीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में भी वीडियो चाहिए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में ही क्यों की जाती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, तो हम आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, DC मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टार्टिंग करंट को बढ़ाना, ऑप्शन बी स्टार्टिंग करंट को कम करना, ऑप्शन सी मेन सप्लाई बंद करने के लिए और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। दोस्तों, हमारी जो मोटरें होती हैं वो स्टार्टिंग में फुल लोड का 5 से 6 गुना करंट अधिक लेती हैं, इसलिए हम मोटर में स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, DC जनरेटर तथा आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले EMF को बाहरी सर्किट तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्लिप रिंग, ऑप्शन बी फील्ड कॉइल, ऑप्शन सी कम्यूटेटर और ऑप्शन डी कोर। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो हमारी स्लिप रिंग होती है वो AC मोटर में प्रयोग की जाती है विद्युत सप्लाई लेने या देने के लिए, और ऑप्शन बी है जो फील्ड कॉइल, तो
इसका भी हम उपयोग नहीं कर सकते। जो हमारा ऑप्शन सी है वो कम्यूटेटर, तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो है कम्यूटेटर, क्योंकि जो हमारे आर्मेचर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसको बाहरी सर्किट में भेजने का कार्य कम्यूटेटर करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, इंटरपोल को आर्मेचर के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए आर्मेचर की सीरीज में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी लेप की सीरीज में, और ऑप्शन डी सीरीज एवं समांतर दोनों में। तो जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आर्मेचर के सीरीज में। दोस्तों जो आर्मेचर होता है वो हमारे द्विक परिवर्तन या कम्यूटेटर पर उत्पन्न चिंगारी को दूर करने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम अलग से पोल बना देते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। जो हमारा एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है, डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन बी 4 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन सी 3 पॉइंट स्टार्टर और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से टाइप करके बता दीजिए अपना आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 पॉइंट स्टार्टर। इसके अलावा जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है इसका उपयोग हम ऐसी डीसी शंट या कंपाउंड मोटर को ऑन करने के लिए करते हैं जहां पर अधिक गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम नॉर्मली शंट और कंपाउंड मोटर को ऑन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें नोट करते चलिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10वें की ओर। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ बदलती रहती हैं? यानी जो परिवर्तन होती रहती हैं वो कौन सी हानियाँ होती हैं? तो इसके सामने हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉपर हानियाँ, ऑप्शन बी आयरन हानियाँ, ऑप्शन सी कोई नहीं और ऑप्शन डी दोनों हानियाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर हानियाँ और ऑप्शन बी है आयरन हानियाँ। तो ये नो लोड से फुल लोड तक नियत रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे अधिक होता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डीसी कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए जल्दी से टाइप करके बता दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे अधिक होता है। टार्क को बल आघूर्ण भी कहा जाता है। यह किसी अक्ष रेखा पर बल द्वारा उत्पन्न घुमाव पावर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से आर्मेचर किसका बना होता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन की पत्तियों से, ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों से और ऑप्शन डी चांदी से। तो दोस्तों जो कार्बन ब्रश होती हैं तो वो हमारी कार्बन की बनी होती हैं। सिलिकॉन स्टील का हमारा आर्मेचर बना नहीं होता। ये जो हमारा ऑप्शन सी है सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों से, तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1000 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 10 ओम और ऑप्शन डी 1 ओम। तो दोस्तों 1000 ओम आर्मेचर का प्रतिरोध हो नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर प्रतिरोध होगा तो हमारा आर्मेचर घूम ही नहीं पाएगा। ऑप्शन बी 100 ओम भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी 10 ओम और ऑप्शन डी 1 ओम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी
1 ओम। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने वाली हानि। तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर हानि, ऑप्शन बी लौह हानि, ऑप्शन सी एडी करंट और ऑप्शन डी हिस्टेरेसिस हानि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हिस्टेरेसिस हानि। जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करते हैं तो इस प्रकार जो होने वाली जो हानि होती है उसको हम हिस्टेरेसिस हानि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।